ये है विविध भारती सेवा नागपुर। गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग नागपुर। गुड मॉर्निंग ओ पापा, गुड मॉर्निंग ओ डैडी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक अनुराग ज्वेलर्स, गांधी चौक, बल्लार शाह। एक विश्वास सदा रहेगा साथ। गुड मॉर्निंग नागपुर में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी से टेलीफोन पर की गई बातचीत का दूसरा भाग। आपसे बातचीत की है आकाशवाणी नागपुर के कार्यक्रम प्रमुख R.K. गोविंदराजन और उद्घोषिका श्रद्धा भारद्वाज ने। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। अमीन सयानी जी से बातचीत के दूसरे एपिसोड में श्रोताओं आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अमीन साहब, ये बताइए कि आपके दिल में उस समय क्या ख्याल उठ रहे थे? आपके दिल को कैसा लग रहा था कि जब पहली बार आपने अपना पहला कार्यक्रम पेश किया? पहले प्रोग्राम से पहले ऊपर वाले से दुआ मांगी कि या खुदा, भाई इतनी मुश्किल से मुझे ये मिला है काम, तो प्लीज 30-40 तो बहुत कम लेटर हैं, अगर 100 मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी। और फिर वो ब्रॉडकास्ट हुआ, अच्छा लगा मुझे, और फिर धीरे धीरे लेटर्स आना शुरू हुए, और वो फिर धीरे 2, 3, 4, 5 रोज के बाद तो गोनियां भरने लगी। और जो 30-40 लेटर्स कह रहे थे, पता है कितने लेटर आए? हाँ? पहले प्रोग्राम के 9000। वाह वाह। और ऊपर वाले ने कह दिया होगा कि हाँ। अमीन आमीन, ऐसा कह दिया होगा शायद। इस पर वो मुझे शेर याद आता है जी, मजरू का मशहूर शेर कि मैं अकेले ही चला था जानवे मंजिल, मगर हाँ। लोग साथ आते गए और जी, जी, कारवां बनता गया। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक साल में वो लेटर्स बढ़ते बढ़ते हो गए 65,000 हफ्ते में। वाह। तो उसके बाद क्या था कि वो सारे के सारे लेटर्स हमें 2-3 हफ्ते संभाल कर रखने पड़ते थे जी, क्योंकि वो था कि हर लेटर को चेक करना पड़ता था। अगर कोई कहता कि नहीं मैंने तो सही क्रम भेजा था और कंपटीशन के लिए, और आपने मुझे नहीं दिया प्राइज, इतने सारे लेटर्स आने लगे ना। जी जी। उसके बाद हिट परेड उन्होंने कहा अब ये बंद करो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सारा ऑफिस लेटर से भर पड़ा रहा है, बैठने की जगह नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा बंद करो ये। क्लाइंट ने भी कहा कि अभी रहने दो, प्रोग्राम हिट है, अभी इसको हिट परेड बना दो। और पायदान संगीत चोरी जिसे कहते हैं ना। जी 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 जी। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो शुरू करते हैं। तो वो जब शुरू किया तो लेटर्स आना तो कम हो गया, नेचुरली प्राइज नहीं था फिर। जी जी। तो 2,500-3,000 हजार आते थे, मुझे देखना पड़ता था, उसमें से सवाल निकालता था, उनके जवाब बाकायदा तौर देता था। लोगों को और अच्छा लगता था कि इस प्रोग्राम में तो हमारी आवाज भी आ जाती है कभी कभी। तो इसलिए बहुत हिट हो गया प्रोग्राम। और ये हाल हो गया कि यानी एक जमाने में महाभारत के साथ हुआ था टीवी पर, जी वही चीज होने लगी यहाँ रेडियो पर। रास्ते बंद हो जाते थे। हाँ। और सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर यही सुनने लग जाते थे। और बहुत धूम मचती थी इसके। छोटे छोटे शहरों में जब हर एक सबके पास रेडियो नहीं होते थे, तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पब्लिक पार्क्स में लाउड स्पीकर लगा देते थे। और वो पार्क्स में इतनी भीड़ हो जाती थी, तो भीड़ बढ़ते बढ़ते रास्तों पर चली जाती थी और ट्रैफिक बंद हो जाता था। तो ये उस समय का स्टारडम है। हाँ, ये स्टार्ट है, मेरा आरंभ है। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, बेकसों के लिए प्यार का आसमां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। मैं जो गाता चलूं साथ महफिल चले, मैं जो बढ़ता चलूं साथ मंजिल चले, साथ मंजिल चले, मुझे राहें दिखा
चले बिजलियाँ, मुझे राह दिखाती चले बिजलियाँ। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। हुस्न भी देख कर मुझको हैरान है, देखो हैरान है, देखो हैरान है। इश्क को मुझसे मिलने का अरमान है, देखो अरमान है, देखो अरमान है। अपनी दुनिया का हूँ मैं हंसी नौजवान, अपनी दुनिया का हूँ मैं हंसी नौजवान। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, और भी प्रोग्राम आते गए। कुल मैंने अगर एपिसोड्स गिने आप, करीब 50-60 हजार एपिसोड मैंने रेडियो के किए हैं। हाँ। और उसमें हर तरह के प्रोग्राम थे, फिल्म की पब्लिसिटी भी होती थी। हाँ। और बहुत कई प्रोग्राम थे। तो आपकी जब गूंजती हुई आवाज सुनाई देती थी ना, तो ऐसी खिंचाव था उसमें कि लोग खींचे चले जाते थे। उसकी वजह ये थी कि मैं एकदम डूब कर बड़ी लगन से प्रोग्राम करता था जी। और क्योंकि वहाँ थोड़ी सी धूमधाम अच्छी लगती थी उस जमाने में। हाँ जी। तो उसके बाद जरा जरा स्टाइल मैंने बदला। कई आज वैसे भी 400-500 अनाउंसर्स हैं जो मेरी उस स्टाइल में बोलते हैं। हाँ। जो स्टाइल अब मैं नहीं बोलता जी। अच्छा जी। एक बात आपको बताऊं। हाँ। कि उस स्टाइल से निकलने में मेरी सबसे बड़ी मददगार कौन रही? बताइए। मेरी बीवी रमा। मेरी बीवी रमा। हाँ। कश्मीरी पंडित थी। हाँ। और कश्मीरी पंडित तो हिंदी उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते हैं, बहुत बढ़िया हिंदुस्तानी जी। और बहुत ही अक्लमंद थी और संगीत में भी बहुत गहरे उतरी हुई थी, क्योंकि उनके चाचा जीवन लाल मट्टू वो ऑल इंडिया रेडियो के चीफ म्यूजिक डायरेक्टर थे जी। उनका नाम अभी भी लिया जाता है। हाँ, और बल्कि मोहम्मद रफी भी उनको माना करते थे अपने गुरु। तो हुआ ये कि मेरी शादी जब हुई तो 1.5 साल बाद, मेरी शादी हुई 1957 में, तो 1 साल बाद मेरे साले साहब राज मट्टू वो मुंबई आए हमसे मिलने जी। और हमारे यहाँ डिनर था, तो डिनर खाने के बाद मुझे जरा अलग ले गए। कहने लगे तुम्हें पता है, एक मजे की बात बताता हूँ तुमको, कि तुम्हारी जब शादी हुई तो मेरी बहन रमा आई थी दिल्ली में एक बार मेरी माताजी से मिलने और हम सब से मिलने। तो वो इत्तेफाक से मेरे साथ यानी राज मट्टू के साथ वो एक होटल कमरे में थे और वहाँ रेडियो था, और इत्तेफाक से दोनों मिलकर वो सुनने लगे थे गीतमाला। वो सुनती रही है करीब 20 मिनट, और फिर वो मुड़कर अपने भैया से कहने लगी कि हु इज दिस चैप टॉकिंग, व्हाई डजंट समबडी आस्क हिम टू शट अप। तो मुझे पहले तो बहुत बुरा लगा कि यार मेरी बीवी रमा ने मेरे बारे में ये कहा, ये कैसी बात है। मगर फिर सोचा नहीं, देखो मैं गांधीवादी हूँ और सच्ची बात में कभी मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। और ये सच्ची बात है कि वो रेडियो 1-to-1 माध्यम है, डायरेक्टली लगता है कि जो बोल रहा है और जो सुन रहा है श्रोता और वक्ता वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, दोस्त हैं, अपने बातचीत चल रही है। तो मुझे ऐसे धूम धड़ाके के साथ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा मुझे अच्छा रहना चाहिए। और मैंने टोन डाउन किया अपने आप को। हाँ। और फिर बोलने लगा मैं। हाँ। तो इस तरह से बात बढ़ती गई। अमीन सयानी जी, एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए। कई गीतकार, संगीतकार, कलाकारों से आप रूबरू हुए, आपकी यादों में इस वक्त कौन है? ऐसे इंस्पिरेशन में तो सारे म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक राइटर्स एंड सिंगर्स सबका हाथ था। फिर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स भी मुझे इंस्पायर करने में बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन उस जमाने में वैसे लोग थे जो मेरे दिल में आ गए। मैं सिर्फ 3 के नाम लूंगा। एक तो रोशन म्यूजिक डायरेक्टर, एक किशोर कुमार जो लिरिक राइटर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी, हरफन मौला, और तीसरे SD बर्मन। तो अच्छा, रोशन जो थे वो मेरे भाई की समान थे जी।
और मैं उनके मधुर संगीत से बहुत ही प्रभावित हुआ। और क्योंकि मैं भी संगीत में गहरे उतरे हुए था, मुझे उनकी तर्जें बहुत ही अच्छी लगती थी। सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट तर्जें और दिल को छूने वाली तर्जें होती थी वो। और वो बड़े नाजुक दिल के इंसान थे। मैं तो उस जमाने से जानता था उनको, जब कोई उनका नाम नहीं था। खैर, तो वो एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के गैराज में रहते थे अपने परिवार के साथ। धीरे 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 वो मशहूर होते गए और यूं एक के बाद एक हिट होते गए कई गाने उनके। इस तरह धीरे धीरे वो मेरे मन में बस गए। और एक बार ये हुआ कि जब वो काफी शोहरत पा चुके थे, तब तक हम सब, यानी मैं और बीवी मेरी रमा, दोनों उनके यहाँ अक्सर जाते थे। वो भी हमारे घर आते थे। हम सब चारों मिलकर बाहर जाते थे कई बार खाना खाने, या एक दूसरे के घर खाना खाते थे। तो उन दिनों क्या हुआ कि वो बनाने लगे थे एक फिल्म का संगीत, और वो फिल्म थी चित्रलेखा। और जब वो गाने बन गए तो उन्होंने मुझे फोन किया कि अमीन जरा आ जाओ घर पे, साथ खाना भी खाएंगे और हम आपको सुनाना चाहते हैं चित्रलेखा के गाने। तो मैंने कहा अच्छी, मैं आता हूँ, जरूर आता हूँ। और रमा के साथ मैं पहुंचा वहाँ। तो मैंने कहा हाँ सुनाइए साहब रोशन भाई। कह रहे नहीं नहीं, पहले तुम एक गिलास विस्की का पियो। मैंने कहा भाई मैं पीता नहीं हूँ ज्यादा, नशे से कोई ज्यादा ताल्लुक ही नहीं है। तो कह रहे नहीं, ये देखो आज मैं खास एक विस्की की बोतल लाया हूँ, तुमको पीना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं गाने नहीं सुनाऊंगा। मैंने कहा अरे आप बोलते हैं तो मुझे क्या करूँ, मैं तो पीऊंगा। लेकिन क्योंकि मुझे कोई आदत नहीं थी नशे की, इसलिए एक जरा सा पिया मैंने और मेरा दिमाग जो है वो घूमने लगा। तो मैं बैठ गया वहाँ। तो उन्होंने गाने शुरू किए टेप रिकॉर्डर से बजाने। तो एक एक गाना बजता रहा और हर एक गाने के बाद पूछने लगे मुझे कैसा लगा। तो मैं शराब के नशे में था। मैंने कहा हाँ ठीक। तो इसी तरह चलता गया, जब भी पूछे कैसा लगा मैंने कहा हाँ ठीक है। तो ऐसा सब गाने जो हो चुके, तो फिर हमने खाना खाया और हम चले गए घर। तो उसके कई वर्षों के बाद एक बार गया था, रोशन जी के इंतकाल के बाद हीरा भाभी से बात हुई मेरी। तो वो कहने लगी देखो अमीन भैया, तुम जानते हो कि उस रोज तुम आए थे हमारे घर और रोशन जी ने आपको सुनाए थे गाने चित्रलेखा के। और आपने सब ठीक है हूँ हाँ करके सर हिला दिया था बस। तो तुम जब चले गए घर तो रोशन साहब की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहने लगे चित्रलेखा के गाने इतने अच्छे थे और उन्होंने कहा अमीन भाई को पसंद नहीं आए, वो तो हूँ हाँ करते चले गए। तो इतना मुझे बुरा लगा कि मैंने कहा भाभी क्या आप जानती हैं मेरी पसंद के 3 गानों में चित्रलेखा का नंबर करीब नंबर 1 पर आता है। और 2-3 गाने तो बहुत ही अच्छे लगते थे मेरे, अब भी मेरे नस में बसे हुए हैं गाने। काश क्या आपने मुझे अगले दिन भी फोन करके कह दिया होता तो मैं खुद आता दोबारा, उनको बताता कि कितने जबरदस्त मुझे लगे। तो वो गाना था ना संसार से भागे तो, और एक मन रे तू काहे न धीर धरे, वो तो ऐसा बस गया था मेरे दिल में। तो मैंने कहा भाई अब अगर आप मुझे बताती तो मैं वहाँ आकर रोशन साहब से कहता कि गलती आपकी थी, आपने क्यों मुझे विस्की पिला दी, मैं नहीं पीता हूँ फिर भी आपने जबरदस्ती पिला दी। मैं कहता हूँ मेरा दिल एकदम टूट गया कि यार मैंने क्या गलती कर दी मैं। क्योंकि रोशन साहब की खास बात थी कि कोई चीज बहुत अच्छी होती तो उनको हार्ट अटैक हो जाता, कोई बुरी लगती हुई चीज तो हार्ट अटैक हो जाता उनको। जैसे पहली बरसात की रात के गाने टॉप पर आए तो नंबर जब मैंने बताया नहीं था तो भाभी से कहा था उनसे कहिएगा सालाना प्रोग्राम गीत माला का जरूर सुने। तो बाद में उन्होंने फोन करके भाभी ने बताया कि तुमको पता है, जब उनको पता लगा कि गाना उनका टॉप पर आया है नंबर 1 पर तो उनको हार्ट अटैक आ गया। इतने नाजुक दिल थे रोशन भाई। संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो।
रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो। अमीन जी, अब किशोर दा के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, किशोर कुमार से दोस्ती मेरी तब हुई जब मैं कॉलेज में था। गायक तो मुझे बहुत पसंद थे, वो एक्टर भी बहुत पसंद थे, मगर मैं कभी मिला नहीं था उनसे। और जब कॉलेज में था तब गीतमाला बस शुरू ही हुई थी, मैं गीतकारों वगैरह से मिल नहीं पाया था। जी जी जी। तो उन दिनों जब कॉलेज के जमाने में एक लड़की मेरी दोस्त बन गई, बहन जैसी दोस्त। हाँ, जी, तो जी। हम लोग काफी साथ काम भी करते थे, क्लासिकल म्यूजिक फंक्शन में भी जाने लगे। तो एक रोज उसके मुंह से निकल गया कि किशोर कुमार की शादी हुई है उस लड़की की कजिन से, जी, रूमा गांगुली। तो मैंने कहा उनकी बीवी तुम्हारी कजिन है और तुमने मुझसे बताया नहीं, कल ही ले चलो मुझे और मिलवाओ। तो वो ले गई बेचारी मुझे किशोर के घर, और पहले ही दिन मैंने देखा कि किशोर कुमार मिलने आए मुझे और हाथ में झुला रहे थे एक बच्चे को जो उनका बेटा था अमित जी। और वो जरा वो सिसकियां भर रहा था। तो मुझसे कहने लगा, अमीन भाई देखिए ये अमित है ना, तो जरा सुनिए ये रोता भी है तो सुर में रोता है। क्या बात है। तब से दोस्ती बहुत गहरी हो गई। हाँ। और कई बार मैं उनके साथ गया, बड़े बड़े शोज किए उनके, 4-5 बार इंटरव्यू किया। तो खैर बहुत अच्छा लगा। उनके पूरे स्वभाव का कौन सा पहलू ऐसा है जो अब तक याद आता है? सबसे बड़ा पहलू था सनकीपन। वो इतने सनकी थे कि इतना परेशान करते थे लोगों को। उसकी भी 4-5 कहानियां बहुत हैं। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। एक फिल्म में उनको एक रोल करना था जिसमें वो एक गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद उनको चलानी होती है गाड़ी, और 4-5 मकानों के बाद उनको रुकना था सीन के लिए उस मकान के पास। मगर वो प्रोड्यूसर ने उनको पैसे नहीं दिए थे, तो वो बड़े कंजूस थे। अच्छा। तो पैसे नहीं मिले थे उनको। तो जब शॉट शुरू हुआ कि ओके टेक, तो गाड़ी चला कर आगे बढ़ने लगे। तो बजाय वो दूसरे 4-5 घर के बाद रोकने के, वो सीधे गाड़ी चलाकर अपने घर चले गए। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है।
टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम, डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे ईडे ईडे। इतने से बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना, हाँ। इतने से बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना, शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है, शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। मिल के चलना यूं ही साथी, बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की, हिल मिल के चलना यूं ही साथी, और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की, मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे, मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे, जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मच धूम, जो समझा उसी की मच धूम, बाजू ए बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम। मेरे साथ भी बड़ी गड़बड़ें की उन्होंने। सैटरडे के साथ ही प्रोग्राम था, उस आखिरी प्रोग्राम आने वाला था, और उससे पहले कई कोशिशें मैंने की थी उनको रिकॉर्ड करने की, तो हाँ हूँ करके टालते रहे थे जी। हालांकि तब तक वो फिल्में प्रोड्यूस भी करने लगे थे, और उसके लिए अपनी फिल्मों के लिए पब्लिसिटी प्रोग्रामों के लिए आते थे हमारे स्टूडियो में, लेकिन मेरे प्रोग्राम करने के लिए हमेशा मुकर जाते थे। तो जब आखिरी प्रोग्राम आया तो मैंने कहा यार देखिए इसमें किशोर कुमार बोले तो क्या बात होगी, तो मैंने उनको फोन किया कि वैसे क्या हुआ था कि उससे पहले एक बार गीत माला में एक साल में मैं टॉप सिंगर से छोटे छोटे अनाउंसमेंट ले रहा था नए साल के लिए जी हाँ। तो उनकी भी बारी आई तो वो उन्होंने टाल दिया, बहुत गड़बड़ कर दिए। मैं पहुंचा स्टूडियो में उनकी रिकॉर्डिंग करने, उनके शूटिंग स्टूडियो में, तो बाहर उन्होंने प्रोड्यूसर को खड़ा कर दिया ये, और ये मुझे बताने के लिए कि किशोर दा अभी आए नहीं है और आएंगे तब जब अमीन भाई आकर चले जाएंगे। इतना बुरा लगा, मैंने कहा किशोर अब मैं कभी आपको रिकॉर्ड करने नहीं आऊंगा। मगर जब ये सैटरडे के साथी का आखिरी प्रोग्राम होने वाला था 4 साल के बाद, तो मैंने एक चाल चली
मैंने कह दिया ऑफिस वालों से कि मैं उन्हें नीचे रिसीव करने नहीं जाऊंगा, स्टूडियो में बैठा रहूंगा, तुम उनको रिसीव करके ऊपर ले आओ। तो वो ले आए ऊपर और मैं स्टूडियो में एक कोने में बैठा हुआ था माइक्रोफोन के पास। तो वो आए, दरवाजा फड़क के खोल कर दौड़ते हुए आए, कहने लगे चलिए चलिए अमीन भाई मैं आ गया, आज ये फिल्म की शूटिंग की मैं पब्लिसिटी करने वाला हूँ ना, मेरी फिल्म की बढ़ती का नाम दाढ़ी, शुरू करें। तो मैंने कहा अरे किशोर साहब आपने देखा नहीं क्या क्या, मैंने स्टूडियो के बाहर 2 बड़े तगड़े पहलवान खड़े कर दिए हैं कोने में। मैंने कहा चुप कर रहो, किशोर दा आए तो आने दो। लेकिन अगर आज उन्होंने मेरे सैटरडॉन के साथी का प्रोग्राम आखिरी नहीं रिकॉर्ड किया तो तुम उन्हें पीट देना। तो वो जरा डरपोक बहुत, पहले तो कह लगा हाँ ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा नहीं किशोर दा यही होगा, आपने मुझे बहुत दगा दे दिया था ना। कह लगा अच्छा वो गीतमाला का बदला ले रहे हो। मैंने कहा हाँ बदला ले रहा हूँ, अब बोलिए आप मेरा प्रोग्राम करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर वहां से कहने लगा अच्छा चलो भाई, मगर एक शर्त पे करूंगा। मैंने क्या शर्त? कहने देखो तुम जाकर स्टूडियो में जो कुर्सियां आखिरी रो में बैठ जाओ और पूरा प्रोग्राम मैं करूंगा। मैंने कहा भाई अब मुझे आपको इंटरव्यू करना है, आपके साथियों के बारे में पूछना। उन्होंने कहा नहीं मैं सब कुछ खुद करूंगा, तुम बैठ जाओ। और उन्होंने पूरा प्रोग्राम जो था वो किया एक जज बनकर। और पुराने तिवारी थे ना कैरेक्टर एक्टर, उसकी आवाज में वो जज बने जी। और खुद ही 3 किशोरों पर उन्होंने मुकदमा चलाया, किशोर जो बच्चे थे, किशोर जो जवान हैं और किशोर जो बूढ़े होंगे। और इतना अच्छा मैंने आज तक कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं किया। किशोर कुमार बड़े भावुक थे, सबको परेशान करते थे और धूमधाम करते थे बहुत ज्यादा, लेकिन थे बड़े ही भावुक। और जब वो भावुक गाने गाते थे तो दिल हिल जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते। गुड मॉर्निंग नागपुर में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी से आकाशवाणी नागपुर के कार्यक्रम प्रमुख R.K. गोविंदराजन और उद्घोषिका श्रद्धा भारद्वाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया मुरलीधर बड़वाइक ने, विशेष सहयोग दिया अशोक जाम्बुलकर ने और ध्वनि संपादन किया कमल शर्मा ने। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक अनुराग ज्वेलर्स, गांधी चौक, बल्लार शाह। एक विश्वास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ओ पापा, गुड मॉर्निंग ओ डैडी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।